क्लासिकल्स वर्सेस केनीशियंस हमारे इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट में हमें दो डिफरेंट थियरीज, दो डिफरेंट अप्रोचेस, इन्हें समझने का मौका मिलता है और हम ये भी समझ पाते हैं कि ये दोनों अप्रोचेस एक दूसरे से कैसे डिफर करते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अंडर 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड चलिए, आज आपकी 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में हम लोग एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करते हैं कवर, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिकल्स एंड केनीशियंस। यानी कि ये समझेंगे कि क्लासिकल्स का जो अप्रोच था या जो थियरी थी उनमें क्या चीज़ें कही गई थी, क्या बातें कही गई थी, और केनीशियन अप्रोच या केनीशियन थियरी में क्या क्या चीज़ें हम लोग समझते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल अप्रोच और क्लासिकल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्लासिकल क्या कहते थे हमें ये समझना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में, जिनमें कुछ फेमस नाम अगर हम लोग याद रखना चाहें तो एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, पीगू हैं। एंड ये जो क्लासिकल थियरी है वो प्रिवेल कर रही थी कब तक? प्री 1930s, क्योंकि उसके बाद से आती है यहाँ पे, उसी टाइम के अराउंड पे आती है यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम। तो उससे पहले तक क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो बातें हैं वो प्रिवेल कर रही थी। ठीक है, अब ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे या जो हमारा क्लासिकल अप्रोच उनके द्वारा दिया गया था, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने मेंशन की है। बच्चे, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो बिलीव करते थे कि इकोनॉमी में हमेशा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। साथ ही साथ वो बिलीव करते थे सेज लॉ में। सेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेज लॉ का मतलब है ये JBC के द्वारा दिया गया लॉ है, जिसमें कहा गया है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि सप्लाई करते रहो इकोनॉमी में, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये फोकस कर रहे हैं सप्लाई साइड पे, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर ये लोग बिलीव करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि वेज एंड प्राइस तो हमारी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वेज एंड प्राइस यहाँ पर इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ये इनका मानना था। और इसी वजह से ये कहते थे कि हमारी इकोनॉमी हमेशा लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट पर अपने आप ही पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वेज एंड प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से होगा क्या, अगर कभी भी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से डिपार्ट करती भी है तो इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वापस से लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेगी। इसीलिए ये कहते थे कि हमेशा इकोनॉमी में होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इनका कहना था हमारी इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग इकोनॉमी है। मतलब इनका कहना ये था कि हमारी इकोनॉमी में किसी भी तरीके की गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी खुद को खुद ही से एडजस्ट कर लेती है, सेल्फ एडजस्टिंग है। ओके, और यहाँ पर ये कहते थे कि इनविजिबल हैंड वर्क करता है और इनविजिबल हैंड के वर्क करने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है, तो किसी भी तरीके की इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है। ओके, साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि इनका मानना था इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग है, खुद से एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इसी वजह से ये कहते थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही से करेक्ट हो जाती हैं और हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाते हैं। ओके, अब यहीं पर याद रखना, इन्होंने यहाँ पर लेजर फेयर के बारे में बात की थी। लेजर फेयर का मतलब क्या था? लेजर फेयर का मतलब था लेट इट बी, यानी कि मार्केट को आप छोड़ दो, इकोनॉमी अपने आप से ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि सेल्फ एडजस्टिंग इकोनॉमी है। ओके, साथ ही साथ इनका कहना था कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। सेविंग्स हमारी इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। अगर कोई डिपार्चर होता भी है तो इंटरेस्ट रेट में होने वाले चेंजेस दोबारा से ये इंश्योर करेंगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे के बराबर हो जाएं। और इन्होंने क्या कहा बच्चे, इनका कहना था कि देखो हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है वेज एंड प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। एंड इनका कहना था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो भी रही है कुछ समय के लिए तो वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि लोगों के पास काम है लेकिन वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना नहीं चाहते, तो वो वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड हैं। उसके अलावा इनका कहना था कि जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था, वो हमारे सप्लाई साइड फैक्टर्स से डिसाइड होता है, ठीक है। तो सप्लाई साइड फैक्टर्स जैसे कि कैपिटल है, लेबर है, टेक्नोलॉजी, इन सब से डिसाइड होता है, ये इनका मानना था। अभी मैंने आपको बताया क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल अप्रोच सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करता है, इसीलिए इनका कहना था कि सप्लाई इकोनॉमी में करते रहो। अब होगा क्या, अगर सप्लाई इकोनॉमी में होती रहेगी तो इससे जब लोगों को ज़्यादा सप्लाई की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और लोगों के पास इनकम पहुंचेगी, जब लोगों के पास इनकम पहुंचेगी तो वही लोग इकोनॉमी में डिमांड कर रहे होंगे, तो सप्लाई बढ़ाने से डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो इनका फोकस हमारी इकोनॉमी में सप्लाई साइड पे ज़्यादा रहता था। इनकी जो थियरी थी वो लॉन्ग रन थियरी थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना था अगर कभी कोई प्रॉब्लम
होती भी है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट से डिपार्चर होता भी है, तो वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबल है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लॉन्ग रन में वापस से हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इनकी थियरी लॉन्ग रन थियरी थी। और मनी के बारे में क्या कहते थे कि मनी न्यूट्रल है। मनी के बारे में इनका क्या कहना था, मनी को ये न्यूट्रल कंसिडर करते थे। Okay, that was all about the classical approach. Now let's talk about Keynesian approach या Keynesian economics या फिर Keynesians क्या कहते थे। अब Keynesians से हमारा मतलब क्या है, देखो ऑब्वियसली जब हम Keynesian approach के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम है दैट इज योर जॉन माइनार्ड कीन्स, राइट। बट उनके साथ ही साथ और जो लोग उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनके जो उन्होंने यहाँ पर बातें कही हैं उससे अग्री करते थे, उन्हें फॉलो करते थे, उन्हीं सबको हम साथ में Keynesians कह रहे हैं। ठीक है, तो Keynesian अप्रोच में यहाँ पर क्या क्या बातें कही गई हैं जरा वो समझेंगे। तो यहाँ पे Keynesian अप्रोच में सबसे फेमस नाम जो आपको पता होना चाहिए दैट इज J.M. Keynes। ठीक है, जिनकी 1936 में एक बहुत फेमस बुक आई थी, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, चलिए Keynesian थ्योरी में क्या कहा गया एक बार ये देख लेते हैं। मुझे यहाँ कहा गया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर कहा गया कि ज़रूरी नहीं हमारी इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो, ऐसा पॉसिबल है कि हमारी इकॉनमी में इक्विलिब्रियम तो हो लेकिन वहाँ पर उस इक्विलिब्रियम पर हमारी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट को ना अचीव कर रही हो, हमारी इकॉनमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चल रहा हो। ठीक है, इन्होंने सेज लॉ को क्रिटिसाइज करा। सेज लॉ कहता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जबकि इन्होंने कहा कि हम सिर्फ सप्लाई साइड पे फोकस नहीं कर सकते कि सप्लाई करते रहो डिमांड हो जाएगी, तो इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज करा था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होते शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में जो वेज एंड प्राइस हैं वो स्टिकी होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं, एकदम से प्राइस चेंज नहीं कर सकते या फिर एकदम से वेजेस को चेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होते शॉर्ट रन में, यहाँ पर जो बात क्लासिकल्स कहते थे, क्या कहते थे क्लासिकल्स, की इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है, जबकि इन्होंने कहा प्राइस एंड वेजेस शॉर्ट रन में फ्लेक्सिबल नहीं होते एंड ऐसा पॉसिबल है कि हमारी इकॉनमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा हो। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारे पास हमारी Keynesian अप्रोच है, जब हम Keynesian अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो Keynesian अप्रोच आया कब, ये जॉन माइनार्ड कीन्स की जो थियरी है वो आई कब, जब बच्चे यहाँ पर 1930s में ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आई थी उसके बाद से, राइट। तो उसी टाइम पर केन्स ने ये चीज़ समझाई थी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था तो उन्होंने समझाया कि किस वजह से हो रहा था, वो सब कुछ एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से हो रहा था। और उन्होंने कहा कि अगर एग्रीगेट डिमांड को इकॉनमी में बढ़ाना है तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत होगी। ओके, तो वही सेम चीज यहाँ पर आपकी Keynesian थ्योरी में मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में Keynesian अप्रोच में कहा गया है कि सेविंग डिपेंड करती है इनकम लेवल पर, तो सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो उस इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना यहाँ पर आप कह सकते हो रिटर्न मिलेगा, उसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी इन्वेस्टमेंट से, उसी को हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी निर्भर करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ओके, अब इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ज्यादा रिटर्न लगता है कि मिलेगा इन्वेस्टमेंट से तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट का लेवल रहेगा, अगर लगता है कम रिटर्न मिलेगा तो आपका यहाँ पर जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो कम रहेगा। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन है। क्यों, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी फर्म्स यहाँ पर आसानी से बोरिंग कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी इकोनॉमी में इस वजह से। उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो इनवॉलेंटरी है, जबकि क्लासिकल्स ने कहा था कि वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इन्होंने कहा नहीं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा। ओके, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल में हम लोगों ने यही सेम चीज़ पढ़ी। अगर आपने इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लेना, उसमें हम यही ऑब्जर्व कर पाते हैं कि वहाँ पर हमारी इकोनॉमी में अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम निकल कर आ रहा होता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बीच का जो गैप है उसी को हम इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे होते हैं। और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अभी अभी हमने समझा। इनका क्या कहना था कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किससे होता है, सप्लाई साइड फैक्टर से नहीं बल्कि डिमांड साइड फैक्टर से, इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड से। तो उनका फोकस, क्लासिकल्स का फोकस जैसे सप्लाई साइड पे था, इनका फोकस डिमांड साइड पर था। इनका कहना था ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड के थ्रू। इनका जो
अप्रोच था या जो इनकी थ्योरी थी वो डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस करती थी। इसीलिए जब यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन भी थी उस टाइम पर भी केन्स ने समझाया था कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से हो रही है, तो इनका फोकस डिमांड साइड पे ज़्यादा था। इनकी जो थ्योरी थी वो शॉर्ट रन थ्योरी थी, लॉन्ग रन में बिलीव ही नहीं करते थे। इनका कहना था कि शॉर्ट रन पर हमारा फोकस होना चाहिए और शॉर्ट रन में ही जो प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो हम उनको कैसे डील करेंगे, क्या उनकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं फर्दर, ये जो इनकी थ्योरी थी वो एक शॉर्ट रन थ्योरी थी। ओके, एंड इन्होंने मनी के बारे में क्या कहा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मनी है वो न्यूट्रल नहीं है, यानी कि अगर मनी सप्लाई में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। तो इन्होंने मनी की न्यूट्रलिटी को कंसिडर नहीं करा है, बल्कि कहा है कि मनी न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, मनी इज नॉट न्यूट्रल। तो बच्चे ये था आपका पूरा का पूरा क्लासिकल्स वर्सेस केनीजियन, यानी कि दोनों ही अप्रोचेस में क्या क्या बातें की गई हैं, दोनों अप्रोचेस को सेपरेटली देखा और साथ ही साथ आप खुद ही से एक डिफरेंस क्रिएट कर कर समझ सकते हो कि दोनों ही अप्रोचेस में क्या अलग अलग बातें कही गई हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक और टॉपिक हमने हमारी सीरीज में कंप्लीट करा है और मैं आपको बता दूं इस चैनल पर इसी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सिंपल फॉर्म में एकदम सिंप्लीफाई कर कर समझाए जाते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अल्टीमेट 2.0 बैच। तो जितने भी बच्चे CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग अल्टीमेट 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे। एंड ये कोड आप अप्लाई कर सकते हो बैच में एनरोल करते टाइम TY19, इससे आपको बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन में बस इतना ही, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको किसी और फर्दर टॉपिक पर इसी तरीके से पूरा का पूरा डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।